देखिए, ये तो डेफिनेट है कि इस युद्ध का जो समर्थन था, जब ये युद्ध शुरुआत हुआ, मैं इनिशियली बताऊं तो उस समय इसको देखा जा रहा था कि हमें किसी तरीके से यूएस को थ्रेट है ईरान से, और उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे को तो थ्रेट करती हैं और हमारे रिलेशंस जो गल्फ में हैं, उसको भी थ्रेट करती हैं। इसका जो परसेप्शन है कि वो डायरेक्टली हमारे को थ्रेट करती है, उसको यहाँ के सेनेटर्स अपनी पब्लिक को बिल्कुल नहीं बेच पाए। और इसीलिए आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली यहाँ पे जो सवाल उठ रहे थे कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इसराइल की लड़ाई है। उसके बाद जो सेकंड नरेशन था कि हमारे जो लोकल गल्फ पार्टनर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम ईरान को कुछ सबक सिखाएं और हमें उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर भी थ्रेट है। तो कहीं ना कहीं उस पर डेफिनेटली सपोर्ट था, कुछ हद तक डेफिनेटली मागा वोट बैंक का उस पर स्ट्रांग सपोर्ट था कि हमारे जितने भी गल्फ के सपोर्ट हैं, जैसे कि सऊदी हुआ, यूएई हुआ, कतार हुआ, ओमान हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस एरिया में यूएस के वर्चस्व के लिए, क्योंकि वो सर्टन सेट ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि यूएस का वर्चस्व होना चाहिए। एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगा, लेकिन उनका ये मानना था ये बहुत जरूरी है कि उनको ईरान को एक सबक सिखाया जाए। 50 साल से वो एक नासूर है, उस देश को हमें रोकना ही होगा। तो वो जो कंसेप्ट है उसके अंदर अब दरार आई है कि क्या हमारे गल्फ के मित्र चाह रहे थे कि हम ईरान के ऊपर रिटेलिएट करें, या ये इजराइल चाह रहा था। तो ये इसमें दो फट इस टाइम दिख रहा है कि इवन जो रिपब्लिकन पार्टी है, आज से कुछ अगर आप बात करें, मैं बताता हूं आपको, तकरीबन 8 वीक्स अगो, 7 से 8 हफ्ते पहले भी जो हमारा सेंसस आया था मागा वोटर बैंक का भी, उसमें भी तकरीबन 75% अप्रूवल रेट ही रह गया था। आज की अगर आप डेट डेट की बात करें, मतलब तकरीबन जो लास्ट पोल रॉयटर्स ने कराया, जो एक बहुत ही विश्वसनीय एजेंसी है, उसमें ओवरऑल अगर हम अब गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी अप्रूवल रेटिंग 35% गिर चुकी है, जो पहले कहीं 55 to 60% थी कुछ महीनों पहले। और वो डिसअप्रूवल रेट 63% है, क्योंकि ये दोनों नंबर जानना बड़ा जरूरी है। और अगर आप एवरेज देखेंगे जो डिफरेंट पोल्स जून में हुए हैं, उसकी 35 to 38%, डिपेंडिंग आप कौन सी एजेंसी का देखते हैं, सीएनएन का देखते हैं, फॉक्स का थोड़ा सा बायस होता है, लेकिन अगर उसको हटा दें, एक एवरेज एजेंसी का देखें, या एबीसी न्यूज का, या सीएनबीसी, सीएनबीसी नहीं, एबीसी न्यूज का देखें, तो आपको दिखाई देगा 35 to 38% अप्रूवल रेट, और डिसअप्रूवल इज 58 to 63%। लेकिन जो लड़ाई है, जो आप सवाल पूछ रहे थे, ट्रंप ने लड़ाई को कैसे हैंडल किया है, उसका अप्रूवल रेट बहुत ही कम है। मोस्टली इट्स अराउंड 29 to 32%, एवरेज 29 to 36% अप्रूवल रेट। डिसअप्रूवल रेट जो मैं आपको पहले बता रहा था, 60% डिसअप्रूवल था, 55% था, अब वो 71% के करीब टच कर रहा है। तो ओवरऑल ओवरऑल अमेरिकी जनता इस वॉर को बिल्कुल नहीं खरीद पा रही है। और हम लोग अगर लेटेस्ट एक जो जुलाई का आइप्सोस सर्वे आया है, उसके अकॉर्डिंगली सब लोग तंग हैं, और सबको लग रहा है कि इस लड़ाई में अमेरिका लंबा फंसेगा। 79% ऑफ पीपल बिलीव कि हम लोग इस वॉर में ड्रैग हो चुके हैं और ये हमारी लड़ाई नहीं थी। इसके अलावा एक सब सेक्ट है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो डेफिनेटली अप्रूवल रेट, जो स्विंग वोटर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट जा चुका है, और ओवरऑल डेमोक्रेट्स का 5 से 10% अप्रूवल रेट है ट्रम्प की पॉलिसीज का और ऑन ईरान। और रिपब्लिकन्स का भी अब 70-75% के करीब रह गया है, और इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने इनको जिताया था बहुत बड़ी मात्रा में, वो 25 से 30% आ गया है। तो हमारे जो मिड टर्म्स आएंगे नवंबर में, उसमें क्लियरली ये दिखेगा। एक ही स्टिकिंग पॉइंट है जो कि मुझे लगता है बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, और बोलना किसी भी राष्ट्र को नहीं बोलना चाहिए, जिन्होंने एक हिट लिस्ट, जैसे जैसे आतंकवादी संगठन हिट लिस्ट इशू करते हैं प्रेसिडेंट और हमारे मिनिस्टर्स की, जो अब काफी तेजी से रेजोनेट हो रही है। और उसके खिलाफ इवन यूरोप में भी एक तरीके से आवाज उठ रही है कि इस टाइप की मानसिकता के लोगों को हम लोग पावर में नहीं रख सकते। ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि आईआरजीसी, न्यूक्लियर आईआरजीसी कोई टॉलरेट नहीं करेगा। और आईआरजी जिसके हाथ में चुंगी के पैसे आते रहे कंटिन्यूअसली, वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमी को इफेक्ट करे, उसको भी कोई टॉलरेट नहीं करेगा। ये दो चीजों पे तो स्टिकिंग पॉइंट है।
बिल्कुल, ईरान वाले मुद्दे पर आएंगे डॉक्टर धीरज। अगला सवाल मेरा फंडिंग को लेकर है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन खासकर चाह रहा है कि संसद से वो अतिरिक्त फंड मांग रहा है अरबों डॉलर की इस युद्ध को लेकर, सैन्य खर्चों को लेकर। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, वो एक समिट के सामने पेश भी होने वाले हैं इसे लेकर। आपके पास क्या जानकारी है? क्या हथियारों के भंडारण और बजट पर थोड़ा दबाव बढ़ रहा है अमेरिका में? आप तो जानते ही होंगे, अभी रिसेंटली 87.6 मतलब 88 बिलियन की सप्लीमेंटल फंडिंग मांगी गई है। उससे पहले ट्रंप ने हमारा जो मिलिट्री डिफेंस बजट था उसको 1.5 ट्रिलियन के करीब हिट किया है, और अगले कुछ सालों में 70 से 80% और बनाना चाह रहे हैं। उनका ये मानना है कि यूएस की, और ये इसमें एक्चुअली फैक्ट्स भी हैं, अगर आप हमारे इवन ओबामा टाइम के जनरल्स की आप स्पीच सुने, बिकॉज आई हैव बीन वेरी कनेक्टेड टू दिस, तो उसमें वो बार बार यही बोलते थे कि हमारी फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, हमारे इक्विपमेंट्स तो हैं लेकिन उनको मास प्रोडक्शन में बढ़ाने की जरूरत है, हमारे जो आप आर्सेनल का जो रिजर्व है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उसके आपको वैक्यूम पॉइंट्स अभी इस लड़ाई में दिख गए, जब आपने देखा कि कई थिंक टैंक का ये मानना है कि ये जो सीज फायर हुआ था आनन फानन में, जिसमें ज्यादा सोच नहीं किया गया, पार्टीज को नहीं बिठाया गया जो कन्वेंशनली किया जाता है, एक तरीके से पुश किया गया, और वो उसके पॉइंट सबको दिख रहे थे कि वो स्टिकी नहीं होंगे, वीक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। तो उसके पीछे दो वजह थी, एक थी मार्केट जो बहुत तेजी से हमारी गिर रही थी, सेकंड थी वर्ल्ड के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, और तीसरे थे जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको रिप्लेनिश करना। ऑल्दो उसमें कई साल लगेंगे, लेकिन क्रिटिकल लो लेवल पे कई डिफेंस सेक्टर में मिसाइल्स जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमने ये देखा है। और अभी जो 88.7 बिलियन डॉलर का इन्होंने फंडिंग मांगा है, इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है कि क्या हम उसके ऊपर तकरीबन 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके और उसको बढ़ाएंगे। लेकिन दिख ये रहा है कि अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो मुझे लगता है अगले 6 से 12 महीने के अंदर ये जो मांग रहे हैं 80+ बिलियन डॉलर, ये 200 बिलियन, 150 से 200 बिलियन के करीब जाएगा, अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी की जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई थी, जिसके अंदर कई कंपनीज को ये डायरेक्ट फंडिंग जाती है, जिसके अंदर रेथियन है, जिसके अंदर बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है जो अब ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन कंपनी बनने की कगार पे जा रहा है, पेलेंटियर, जो कि काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है आज की एआई डिफेंस सेक्टर के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, जब युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, जब हमला किया गया था, आपके हिसाब से इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं, मैंने अपने शो पर भी बहुत सारे सवाल इससे अपने मेहमानों से पूछे, इससे जुड़े हुए। आपका क्या मानना है, उस वक्त इतने लंबे युद्ध की तैयारी थी या ऐसा लगा था कि 10 दिन में 7 दिन में सब खत्म हो जाएगा? देखिए, इसके ऊपर बहुत डिबेट होता है अमेरिका के अंदर। जो थिंक टैंक्स हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसमें हम सोच रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व को जब आप हटा देते हैं तो उसके बाद मे बी सेकेंड लेयर, मे बी थर्ड लेयर तक जो लोग हैं, अगर आप उसी को हटा देंगे तो ये लोग जो अंदर बैठे हैं लाखों की तादाद में, जिनके अंदर डिसेंट है, जो कि आपने देखा कि बुर्के के खिलाफ कैसे आवाजें उठी, फिर स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हुए, फिर वहां पे जो कट्टरवादी इस्लामिक रिजीम के लोग थे उनके खिलाफ ओपनली बोला जा रहा था। अगर आप 1-1.5 साल पीछे जाएं, मैटर ऑफ फैक्ट जो चीजें कभी सोची नहीं गई थी कि लोगों ने सड़कों पे आके कई अपने सीनियर लोगों का घेराव भी किया, जिसके अंदर रिलीजियस लीडर्स भी थे। कई मस्जिदों के अंदर जाके ऐसी बातों को रोका गया कि भाई हमें फोकस करना है हमारी ग्रोथ पे, वेस्ट से लड़ाई करके नहीं। तो ऐसी ऐसी कुछ नॉन कन्वेंशनल चीजें हो रही थी, जिसका एस्टिमेट जो यहाँ पे लगाकर गवर्नमेंट को दिया गया कि इस टाइम आपकी फल तैयार है कटने के लिए, तो आप उधर आए, आपको थोड़ा सा सपोर्ट ही देना है, लोग उठ खड़े होंगे। आपको याद होगा नेतन्याहू ने भी कई बार ईरान के लोगों को महान बताया, अपील दी कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो जाइए। ट्रंप ने भी बोला, और जब पहली लड़ाई शुरू हुई तब उन्होंने बोला था ये आपके पास गोल्डन अवसर है अपनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, अब अगर नहीं करेंगे तो शायद कब नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि उनकी एस्टिमेट बहुत लॉन्ग से ऑफ थी, एज इन जो हम फाइनेंस सेक्टर में बात करते हैं
कि दूर दूर तक का उसका रियलिटी से कोई लेना देना इतना कनेक्टेड नहीं था। ऑल्दो ये बात सही है, ईरान के लोगों पे बहुत एट्रोसिटीज हुई, वो लड़ने को तैयार थे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। और दूसरी बात, आईआरजीसी का कंट्रोल एक्सट्रीमली स्ट्रांग है आज भी वहां पे। और जो भी आवाजें उठ रही थी, जैसे ही आयतुल्ला हटे, क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर भी हैं, वो सब कंसोलिडेट हो गए एंड दे केम बिहाइंड द कंट्री। तो वो बैकफायर्ड हो गया, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये समझना जरूरी है कि हमने यहाँ के लोगों ने सोचा था कि ईरान की जब नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री के जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, एयर डिफेंस उठा लीजिए, उनके जो डेपोज हैं, जब उस पर अटैक आएगा तो ईरान घुटनों पे आएगा और बात करने के लिए आएगा। लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ, मैटर ऑफ फैक्ट और हार्ड लाइन चीजें हो गई। और एक क्लियर निकल के आया कि आईआरजीसी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है। अगर आप आज भी देखें तो जितना भी उनकी सरकार डिफाई कर ले, लेकिन ये फैक्ट है कि आईआरजीसी के पास आज जो ताकत है वो पहले से ज्यादा है, आयतुल्ला के जमाने से ज्यादा है। और जो आयतुल्ला के जो बेटे हैं, स्वर्गीय आयतुल्ला के जो बेटे हैं, वो उस लेवल की पावर और कंट्रोल नहीं रखते हैं कंट्री के ऊपर जो कि आयतुल्ला के पास थी। और ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी दशकों तक पावर में बैठा है उसकी अलग कनेक्शंस हैं, उसका अलग रिस्पेक्ट है, वर्सेस द सन। लेकिन बिल्कुल मिसजजमेंट हुआ, मुझे ऐसा लगता है, और हम इसकी लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, ना ही ये टाइम है। अमेरिकन इकोनॉमी, आपको पता है, इस टाइम थोड़े डिफिकल्ट समय के थ्रू गुजर रही है, और ग्लोबल वैश्विक इकोनॉमी भी गुजर रही है। आप तो इस बात को समझ पाएंगे, आज भी फाइनेंशियल सिस्टम्स ने पूरी तरीके से कोविड के बाद रिकवरी नहीं की है। अगर आप ग्रोथ सेक्टर अमेरिका के देखें तो वो अभी भी काफी लैग्ड है। और बड़े बड़े, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में जाएं तो मैग 7 के अलावा भी जो 5-6 और कंपनी को हटा दीजिए तो एसएनपी में 40% के करीब उनका शेयर है। तो बाकी छोटी छोटी कंपनी तो बेयरली सरवाइव कर रही हैं। आपको जो नंबर्स दिखाई देते हैं वो एआई सेक्टर की जो कंपनीज हैं, मेगा कैप्स हैं, उन्होंने ही सारा कंसोलिडेशन रखा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स का भी कॉन्फिडेंस इस टाइम कम है कि आगे हम ग्रोथ पे कैसे जाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते लोग। एनवीडिया और ये सब आप छोड़ दीजिए, तो ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे जो मांग उठ रही है बार बार कि हमें अपने घरेलू मुद्दों पे फोकस करना चाहिए, हम एक लंबी लड़ाई में घुसने को तैयार नहीं है, और ट्रम्प भी इस बात को फील कर रहे हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इसका जल्दी जल्दी क्लोजर हो, हम निकले। लेकिन ईरान हमारे टर्म्स पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। न्यूक्लियर एक स्टिकिंग पॉइंट है जिसपे मुझे लगता है काफी सपोर्ट है आज की डेट में। नेटो का काफी सपोर्ट है न्यूक्लियर को लेके, और दूसरा चुंगी वसूलने को लेकर, उसके ऊपर भी अमेरिका के साथ नेटो का सपोर्ट है। और मुझे ये जो तीसरी धमकी उन्होंने हिटलिस्ट दी है, उससे और सपोर्ट बढ़ा है। तो मुझे जो दिख रहा है वो नेटो नेशंस और कई देश इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये भी है डॉक्टर धीरज की, जैसे कि बात होती है कि ट्रम्प जब दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचे थे 2025 के जनवरी महीने में, तब उनका अंदाज, उनका रवैया, उनकी बोलचाल, भाषा पहले वाले कार्यकाल से बिल्कुल बदली हुई थी। एक के बाद एक, जब खासकर उनको वेनेजुएला में सफलता मिल गई थी तो कई सारे देशों को लेकर वो बोलने लगे थे। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे थे, क्यूबा पर बात कर रहे थे, ईरान पर तो आखिरकार हमला भी कर दिया। आपको लगता है कि ईरान वाले हमले से अब ट्रंप के उस रवैये पर एक तरह से रोक लग गई, ब्रेक लग गया है, जैसा वो चाहते थे? एक झटका लग गया, उनको लग गया कि वो जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, महाशक्ति वाले देश के राष्ट्रपति जरूर हैं। देखिए, मैंने ये इनकी कैंपेन बहुत क्लोजली देखी है, फॉलो की है, बहुत लोगों से बात की है इसके ऊपर। और मैं पर्सनली पेंसिल्वेनिया में था, जो गढ़ थी इसकी, स्विंग स्टेट, और मैं जिस काउंटी में था वहां से हमारे बाइडन, इसको स्क्रैंटन बोलते हैं पेंसिल्वेनिया, वहां से आते हैं। तो मैं काफी चीजें अटेंड की हैं। तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ कि 2-4 चीजें आपने लिस्ट की, जिसके अंदर वेनेजुएला तो मैं, देखिए अब ये डिबेट अलग हो जाएगा, मैं फिजिशियन हूँ, मैंने लाखों जिंदगियां देखी हैं, हजारों जिंदगियां, कई हजार तो मैं खुद ट्रीट कर चुका हूं पेशेंट्स जो कि फेंटनिल और ओपियोइड क्राइसिस के थ्रू फैमिलीज को तबाह हो गया। तो उसमें वेनेजुएला का बहुत बहुत बड़ा हाथ था, ये बात। और चाइना, सेकंड वाज चाइना, सिंथेटिक फेंटनिल। तो ट्रंप ने अपने सारे कैंपेन्स में ये बात क्लियरली बोली थी कि ये जो फेंटनिल का मेनेस है, इसके खिलाफ हम एक जंग शुरू करेंगे, और उसमें वेनेजुएला का नाम आएगा, और वेनेजुएला को हम टाइट करेंगे। अगर नहीं मानेंगे
तो हम सेकेंडरी, हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक बिग टाइम इफेक्टेड स्टेट था, जो 7-8 बड़ी स्टेट्स थी उसमें ये इस मुद्दा बहुत रेजोनेट किया। अगर आज आप पेंसिल्वेनिया में 2 साल पहले ट्रेवल करें, 3 साल पहले, तो बिलबोर्ड दिखेंगे हर हर 5-10 किलोमीटर बाद कि एडिक्शन से बचें। जैसे कि पंजाब हमारा भारत का अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले बोला जाता था, और भी कई जगहें थी जिसके अंदर ड्रग का मैनेज था। और दूसरा मुद्दा फेंटेनिल, इसके साथ साथ उन्होंने मेक्सिको पे भी बोला था कि मेक्सिको को अपने कार्टेल्स पे काम करना पड़ेगा, और फिर उनकी प्रधानमंत्री ने स्पेशल फोर्स पे फंडिंग दी और सपोर्ट किया। अब वो बैक एंड फोर्थ था। इसके अलावा उन्होंने क्लियरली बोला था ईरान एक नेक्सस है, लेकिन ईरान पे इतना बड़ा एक्शन लेंगे ये नहीं बोला था। क्यूबा के लिए डेफिनेटली, बिकॉज मार्को रूबियो हमारे क्यूबा डिसेंट के आते हैं, और उन्होंने कई बार इनडायरेक्टली खुद भी अपनी कैंपेन्स में, मैं पहले मियामी में था, ये बात क्लियरली बोली थी। जब भी आप देखें कि हमारे जो क्यूबन लोग यहाँ रह रहे हैं मियामी में, जिनके ऊपर उनकी फैमिलीज बहुत बड़े रिस्क में है, अट्रॉसिटीज है, क्यूबा और मियामी बहुत क्लोज है, जी। आप कुछ घंटों में नाव से पहुंच सकते हैं। तो वहां की बहुत बड़ी जनसंख्या वहां रहती है और उनके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक सिंपैथी वेव है, और मोस्टली जो लोग क्यूबा से आते हैं वो असाइलम लेके आते हैं, उनके ऊपर अट्रॉसिटीज होती हैं, उनके अपने अदर इश्यूज हैं। तो मार्को रूबियो इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट, और क्यूबा में उन्होंने बोला था। लेकिन ईरान पे ऐसा अटैक कर देंगे ये कहीं कैंपेन्स के ऊपर क्लियरली नहीं बोला था। ये बोला था कि ईरान को हमें हमें लीश में लाना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये इन्होंने बहुत बारी बोला, और उस पर उन्हें जन समर्थन मिला ईरान को नॉन न्यूक्लियर बनाने के लिए। लेकिन ईरान पे हम फूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेंगे, इस पे ना तब जन समर्थन था ना आज जन समर्थन है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही मैटर ऑफ फैक्ट, फुट ऑन द ग्राउंड के ऊपर 50% से ज्यादा रिपब्लिकन, अगर आप कांग्रेसमैन बोले, सेनेटर्स बोले, वो अपोज करते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.